इसके जो पहले की क्लास थी उसमें आप लोगों ने एसी धारा और डीसी धारा के बारे में समझा था। आज हम एसी धारा से संबंधित जो विभिन्न शब्दावली है या जो विभिन्न टर्म है उनको समझने वाले हैं और उनको देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जो शब्द होते हैं उनका क्या महत्व होता है, ठीक, और उनकी क्या परिभाषाएं हैं। तो आप लोग हेडिंग देख ही रहे हैं, एसी धारा से संबंधित पद, और उसमें जो पहली हेडिंग है वह है जया तरंग, ठीक। तो आपको समझना है कि एसी धारा में जया तरंग क्या होती है। जो हमारी एसी धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, उसमें धारा एवं वोल्टेज का समय अक्ष पर जो ग्राफ तैयार किया जाता है, दूसरे शब्दों में यदि हम बोलें कि जो एसी धारा में जो एसी सप्लाई में हमारी धारा एवं जो वोल्टेज होता है उनके मध्य जो कोण बनता है और उन कोणों को जब हम समय अक्ष पर दर्शाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जया तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जया तरंग बोलते हैं। जो जया तरंग होती है वह अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न की जाती है। अल्टरनेटर के अतिरिक्त आप जया तरंग को ऑसिलेटर के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या दर्शा सकते हैं, ठीक। ऑसिलेटर के द्वारा हम तीन प्रकार की तरंगों को एसी धारा के संबंध में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जिनमें जो हमारी पहली होती है वह होती है साइन वेव, जो दूसरी होती है वह होती है सॉटूथ वेव, और जो तीसरी होती है वह कौन सी होती है, वर्गाकार वेव होती है, ठीक। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से बनती है। मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज और धारा के मध्य क्या है, एक अक्ष है और इस पर एक समय का अक्ष हो गया, ठीक, समय की लाइन हो गई। तो इस पर जो इस प्रकार से जब ये चलेगी तो इस प्रकार से जो बनती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन वेव। क्या बोलते हैं? साइन वेव। ये वाला जो ग्राफ है वो किसको दर्शाएगा, साइन वेव को, ठीक। अब हम यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करके बताते हैं। दूसरा होती है सॉटूथ वेव। सॉटूथ वेव चलती है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर इस प्रकार से जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर इस प्रकार से जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर इस प्रकार से, ठीक। जो इस प्रकार से जो चलती है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सॉटूथ वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉटूथ वेव, ठीक। तीसरी होती है वर्गाकार। वर्गाकार में भी सेम ग्राफ बनेगा वोल्टेज और करंट के बीच, ठीक। वर्गाकार जो चलती है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, वर्ग बनाते हुए, ठीक। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्गाकार तरंग वेव, ठीक। तो समझ में आया आप लोगों को क्या होती है जया तरंग, और एसी में कितनी प्रकार की हमें जया तरंग देखने को मिलती है, तो तीन प्रकार की, साइन वेव, सॉटूथ वेव और वर्गाकार, ठीक है। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है आवृत्ति, या जिसको आप लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, ठीक। और ऐसे ही धारा द्वारा एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे किए जाते हैं उसे हम एसी धारा की आवृत्ति बोलते हैं। और या अन्य कोई राशि भी यदि एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी आवृत्ति बोलेंगे, ठीक। यदि इसको दर्शाने की बात करें तो जो आवृत्ति होती है इसका जो प्रतीक की बात करें हम लोग कि आवृत्ति को किससे दर्शाया जाता है, तो आवृत्ति को किससे दर्शाया जाता है, एफ से दर्शाया जाता है, ठीक। और इसके हम यदि मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज से होता है। क्या होता है? हर्ट्ज, जिसको HZ भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर, ठीक, हर्ट्ज होता है। इसका एक अन्य मात्रक भी है जो होता है साइकिल प्रति सेकंड, ठीक। यह आपको ध्यान रखना है, हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइकिल प्रति सेकंड। आई बात समझ में, ठीक। प्रतीक हो गया और एक मात्रक हो गया। अब यदि हम
इसके भारत की फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो एसी धारा की फ्रीक्वेंसी है, बहुत एग्जाम में पूछी गई है। ठीक, तो जो भारत में एसी धारा की फ्रीक्वेंसी है वह कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। और चौथा क्वेश्चन यदि यहाँ से बनेगा तो वह यह हो सकता है कि जो आवृत्ति को मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है या आवृत्ति को मापा जाता है वह आवृत्ति मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? आवृत्ति मीटर के द्वारा। ठीक, तो यह आपके क्वेश्चन थे जो कि आवृत्ति से बन सकते हैं। ठीक है, जो हमारी अगली हेडिंग है वह है चक्र या साइकिल। क्या होता है समझना है। किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा में होने वाले पूर्ण परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्र बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि बोले तो कि जब कोई राशि एक चक्र पूरा करके 360 डिग्री का कोण बनाती है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? या जो पूरा परिवर्तन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? 360 डिग्री का कोण बनाती है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक चक्र बोलते हैं। ठीक, अब ऐसे भी हो सकता है जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई वस्तु चली और वो यहाँ से आई और यहाँ पे, तो यह क्या हो गया? एक चक्र हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई राशि है वो यहाँ से चली, उसने आधा चक्र यहाँ पर पूरा किया और पूरा चक्र कहाँ? यहाँ पर पूरा हो गया, तो यह भी एक चक्र हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि उसके मान और दिशा में एक पूर्ण परिवर्तन हुआ, मतलब जिस बिंदु से वो चली थी उसी के समकक्ष में क्या आ गई वो? ठीक, मतलब आ गई है। तो यहाँ पर क्या है? हमें एक पूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो जहां से वो चली वहीं पे आ गई और उसने कितना? 360 डिग्री का कोण भी क्या कर लिया? पूरा कर लिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक चक्र या साइकिल बोलते हैं। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है समय अंतराल, या जिसको हम लोग आवर्तकाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, समय अंतराल क्या होता है आप लोगों को समझना है। किसी प्रत्यावर्ती राशि में होने वाले परिवर्तनों के एक पूर्ण चक्र को पूरा होने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समय अंतराल बोलते हैं। और यदि हम इसके प्रतीक की बात करें, तो इसको किससे दर्शाया जाता है? टी से दर्शाया जाता है। और यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा? आप लोग भी जानते हैं, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि जो समय अंतराल होता है वह आवृत्ति का क्या होता है? यदि हम बात करें समय अंतराल बराबर तो क्या हो जाएगा? 1/, क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। यह क्या होता है? आवृत्ति का विलोम होता है। ठीक, तो समझ में आया? इसको टी से दर्शाया जाता है, यह आवृत्ति का विलोम होता है, और जो इसका मात्रक है वह क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, जो हमारी अगली शब्दावली है वह है आयाम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है आयाम? समझना है आप लोगों को कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में माध्य के सापेक्ष अधिकतम मान उसका आयाम कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर समझो क्या होता है। यह देखिए हमारा धन चक्र है, इसका अधिकतम मान 90। ठीक, और यह हमारा ऋण चक्र है। इनके माध्य स्तर का, माध्य मतलब बीच का, माध्य स्तर का जो अधिकतम मान है दोनों का, धन चक्र का और ऋण चक्र का, वही हमारा क्या हो जाएगा? आयाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ से जो धन का और ऋण का जो मान निकल कर आएगा, दोनों के माध्य के सापेक्ष जो मान निकल कर आएगा वही हमारा आयाम कहलाएगा या एम्पलीट्यूड कहलाएगा। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है तात्कालिक मान, जिसको आप लोग इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस वैल्यू के नाम से जानते हैं। क्या होता है? सुनना सब लोग। प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज का
किसी भी क्षण पर जो मान होता है वह उसका तात्कालिक मान होता है। जैसे कि हम आपसे बोले कि तुरंत अभी आप हमें वोल्टेज मेजर करके बताएं कि कितना वोल्टेज आ रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, तात्कालिक मान। और 15 मिनट बाद फिर यदि हम बोले आपसे कि आप हमें फिर वोल्टेज मेजर करके बताएं, तो वह भी क्या कहलाएगा, तात्कालिक मान। मतलब जिस क्षण पर जो मान रहता है वही उसका क्या कहलाता है, तात्कालिक मान या इंस्टेंट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, जो हमारी अगली हेडिंग है वह है पीक वैल्यू या शिखर मान। ठीक, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण चक्र में जो उसका अधिकतम मान होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिखर मान के नाम से जाना जाता है, और उसी को शिखर मान बोलते हैं। यहाँ डायग्राम में देखो सभी लोग, मान लीजिए यह हमारा एक डायग्राम है वोल्टेज एवं करंट का। तो यहाँ पर एक कोई भी राशि जाती है और यहाँ से एक अपना यहाँ पर एक पूरा चक्र करती है, तो यहाँ पर जो इसका मान होगा, ठीक, आप लोग भी जानते हैं ऊपर की तरफ होता है वो धन चक्र होता है। ठीक, यहाँ से मान के चलिए कोई ये हमारा क्या हो जाएगा, धन चक्र हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा धन चक्र हो जाएगा, ये हमारा ऋण चक्र हो जाएगा, ये हमारा जीरो या समय का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे अधिकतम मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन ये किसमें होगा, धन चक्र में होगा। किसमें होगा, धन चक्र में। और यदि हम आपसे बोले कि ऋण चक्र में इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो आप भी जानते हैं कि 90 यहाँ है, 180, तो यहाँ पर जो ऋण चक्र में इसका जो अधिकतम मान हो जाएगा वो हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक, ये तुम्हारा जो ऋण चक्र में जो अधिकतम मान है, ऋण चक्र में अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 270। ठीक, तो समझ में आया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं धारा का धन एवं ऋण चक्र में जो अधिकतम मान होता है उसे ही शिखर मान या पीक वैल्यू बोलते हैं। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है वर्ग माध्य मूल मान, जिसका दूसरा नाम प्रभावी मान है, और इंग्लिश में इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस मान के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। जो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का मान आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्षण पर क्या होता है, बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इसलिए जो गणनाएं होती हैं एवं जो मापन हम करते हैं वह इसी प्रभावी मान के माध्यम से हम क्या करते हैं, सभी गणनाओं को संपन्न करते हैं। और यह जो प्रभावी मान होता है इसी को हम लोग आरएमएस मान के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आरएमएस मान एसी का वह मान होता है जो एक दिए गए समय में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमएस मान बोलते हैं। और यदि हम इसको निकालने की बात करें तो आरएमएस मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो तात्कालिक मान होते हैं उनका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, और वर्ग करने के बाद उनका औसत निकालने के बाद जो हमें मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग आरएमएस मान या प्रभावी मान बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक, अब इसका एक बुक में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा IRMS के नाम से। ठीक, IRMS। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो विभिन्न तात्कालिक मान होते हैं जिनको किससे दर्शाया गया है, जिसको दर्शाया गया है I1 प्लस I2 प्लस I3, और इनका क्या कर देंगे, हम सबका स्क्वायर कर देंगे, और बटे जब इसका औसत निकालेंगे तो जितने भी हम मान लेते हैं उनका हम क्या कर देते हैं, संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 3 मान है, ठीक, लेकिन हम उसको नंबर को किससे, n से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इस माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आरएमएस मान को निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से आप आरएमएस मान को निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप आरएमएस मान या प्रभावी मान को निकाल सकते हो, जिसमें हमने क्या किया है, विभिन्न तात्कालिक मानों का स्क्वायर करके और उनका औसत निकालने के बाद हमें क्या है, प्रभावी मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
यदि हम आरएमएस मान की बात करें जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, वह भी एक समथिंग वैल्यू होती है जो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यदि एग्जाम में ऑप्शन के रूप में आता है तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक। वह वैल्यू होती है, यदि हम धारा के संबंध में यदि उसकी बात करें तो यहाँ हो जाएगा IRMS बराबर 0.707, ठीक। फिर I लग जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। फिर यदि हम वोल्टेज के संबंध में बात करें तो यहाँ किससे दर्शाएंगे, E से दर्शाएंगे। RMS यह भी क्या हो जाएगा 0.707, यहाँ क्या लग जाएगा E और एक मैक्सिमम, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक। आपको ध्यान रखना है यह फिक्स मान नहीं होता है, यह क्या होता है, अनुमानित मान होता है, ठीक है। तो समझ में आया क्या होता है प्रभावी मान कैसे निकालते हैं। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है औसत मान या एवरेज वैल्यू, ठीक, समझना है आपको। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का आधे चक्र में लिए गए तात्कालिक मानों का औसत क्या कहलाता है, औसत मान कहलाता है, ठीक। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा I एवरेज AVG, ठीक। और यहाँ पर जो हमारे तात्कालिक मान रहेंगे जैसे कि क्या हो गया, छोटा I ले लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 और जितने भी आपको मान लेने हैं आप इसमें आधे चक्कर के पहले ले सकते हैं, ठीक। और सबका औसत मतलब जितने भी 4 लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5 लेंगे तो 5, तो यहाँ n से हम क्या करते हैं उसको डिनोट कर देते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, औसत मान निकाल सकते हो, ठीक। यदि हम औसत मान की बात करें, ठीक, तो यदि हम धारा के संबंध में बात करें, ठीक, तो भाई कितना हो जाता है 0.637 एवरेज, ठीक। और ये ऐसे ही हमारा हो जाएगा वोल्टेज के संबंध में 637 E यहाँ पर मैक्सिमम आ जाता है, ठीक। तो आया समझ में, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा आपका औसत मान हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है जितने भी आरएमएस मान है, औसत मान है और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर, ठीक। इसके बारे में हमें देखना है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के शिखर मान और प्रभावी मान का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक। इन दोनों का अनुपात निकालने से जो हमें मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिखर मान बोलते हैं। और जब हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो जो मान निकलकर हमारे सामने आता है, मान आता है, वह आता है 1.414 या जिसको √2 के नाम से भी जानते हैं। √2 का मान भी क्या होता है 1.414, ठीक। तो यह आपको ध्यान रखना है कि शिखर मान और प्रभावी मान का अनुपात ही क्या कहलाता है, पीक फैक्टर कहलाता है। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, पीक फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर, साथ ही साथ इसको हम एम्पलीट्यूड फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, कहीं यदि आपसे कोई पूछ ले कि एम्पलीट्यूड फैक्टर क्या होता है या एग्जाम में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। पीक फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर या एम्पलीट्यूड फैक्टर एक ही है और उसका मान भी क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड फैक्टर का 1.414 या √2। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है फॉर्म फैक्टर। यह एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के प्रभावी मान और औसत मान का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। और इसे के से दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, के से। तो के बराबर प्रभावी मान और औसत मान का जो अनुपात होता है उसी को फॉर्म फैक्टर बोला जाता है। यहाँ पर हमने प्रभावी मान की वैल्यू रखी है बटे औसत मान की वैल्यू रखी है और जो निकलकर हमारे सामने आता है 1.11, यह क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है फेज।
आप लोग ने बहुत बार इस शब्द का यूज अपनी लाइफ में किया होगा कि फेज नहीं आ रहा है, ठीक। तो वही फेज को हम देखने वाले हैं, क्या होता है फेज। दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य सापेक्ष की जो स्थिति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। और इसमें जो हम दो प्रत्यावर्ती राशियां उपयोग करते हैं वह होता है, एक होता है धारा और दूसरा क्या होता है, वोल्टेज, ठीक। तो दूसरे शब्दों में यदि हम बोल रहे हैं तो वोल्टेज एवं धारा के मध्य जो कोण बनता है उसकी तुलना को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं या फेज के नाम से जानते हैं, ठीक। तो सबको समझ में आया क्या होता है फेज। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है इन फेज। इन फेज क्या होता है, आप लोग देखिए, जो हमारा वोल्टेज एवं करंट होता है वह घटते बढ़ते हुए जब एक ही समय में अपने शिखर मान तक, मान लीजिए यहाँ से हमारा फेज और यहाँ से हमारा वोल्टेज या विद्युत धारा और वोल्टेज जो निकला वह घटते बढ़ते हुए जब एक ही समय में अपने शिखर मान तक एक ही समय में पहुंचा, ठीक, वह स्थिति क्या कहलाती है, इन फेज कहलाती है। इस स्थिति में इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वह क्या होता है, 0 डिग्री का होता है और यह एक ही समय में क्या होती है, अपने शिखर मान पर पहुंचती है, ठीक है। और इसी स्थिति को क्या कहते हैं, इन फेज कहते हैं। इस स्थिति में जो इनकी आवृत्ति होती है वह भी क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। तो समझ में आया क्या होता है फेज। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां घटते बढ़ते हुए अपने शिखर मान पर एक ही समय में पहुंचे और उनके मध्य बनने वाला कोण 0 हो और उनकी आवृत्ति भी क्या हो, बराबर, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, इन फेज कहलाती है। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है आउट ऑफ फेज। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे वोल्टेज और विद्युत धारा घटते बढ़ते हुए जब अपने शिखर मान तक अलग अलग समय पर पहुंचती हैं और उनके बीच में जो अंतर होता है या जो कोण बनता है जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, तो वह क्या कहलाता है, आउट ऑफ फेज कहलाता है, ठीक। और वह जो कोण बनता है, जो अंतर का कोण बनता है, उसी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। तो दूसरे शब्दों में यदि हम बोले कि जब वोल्टेज एवं करंट अपने शिखर मान पर कुछ अंतर से पहुंचती हैं, कोई पहले पहुंच गया कोई बाद में पहुंच गया, और उनके मध्य में जो कोण बनता है, ठीक, उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो स्थिति होती है पहले और बाद में पहुंचने की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए डायग्राम में यह समय अक्ष है, यहाँ पर जो हमारी विद्युत धारा है वह पहले पहुंच गई और जो हमारा वोल्टेज है वह बहुत बाद में पहुंचा है, ठीक। और इनके मध्य में जो कोण बनेगा उसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, थीटा से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, थीटा से। वो कितने भी डिग्री हो सकता है, ठीक, 30 हो, 90 हो, ठीक। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि इन दोनों राशियों के बीच में कोई भी राशियां हो सकती हैं, यदि इन दोनों राशियों के बीच में यदि कोण 90 डिग्री का है तो वो दोनों राशियां क्वाड्रेचर राशियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, क्वाड्रेचर राशियां। और यदि उन दोनों राशियों के बीच में यदि कोण 100 डिग्री का है तो उसको हम लोग एंटी फेज राशियां बोलते हैं। आई बात समझ में। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है कालांतर। प्रत्यावर्ती राशियों द्वारा शून्य से अधिकतम एवं न्यूनतम मान प्राप्त करने में जो समय का अंतर होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कालांतर के नाम से जानते हैं। और इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे समझ लीजिए दूसरे शब्दों में कि दो राशियां हैं वोल्टेज और करंट, वह शून्य से एक ही समय में क्या करती हैं, गति करती हैं और वह अपने शिखर मान तक एक राशि पहले पहुंचती है और एक राशि बाद में पहुंचती है, ठीक। उन दोनों के बीच में जो समय का अंतर होता है, एक पहले जल्दी पहुंच गई एक बाद में, जो समय का अंतर आता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कालांतर बोलते हैं, ठीक। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है अग्रगामी एवं पश्चगामी राशियां। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां अपने प्रारंभ स्थान से एक ही समय में निकले और वह
जो अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं उसी के हिसाब से हम निर्धारित करते हैं कि वह अग्रगामी है कि पश्चगामी है। यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज और करंट है वह शून्य समय पर या प्रारंभ बिंदु से एक साथ निकले हैं और जब उनका जो शिखर मान है, ठीक, शिखर मान पर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा वोल्टेज है वह पहले पहुंचा है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा, और जो करंट है वह बाद में पहुंचा है तो उसको क्या बोल देंगे, पश्चगामी बोल देंगे। ठीक, दूसरे शब्दों में आप ऐसा समझ लीजिए कि दो बच्चे दौड़ में भाग लेते हैं, ठीक, एक ही समय में एक ही जगह से वो दौड़ते हैं, जो पहले पहुंच जाता है उसको हम लोग अग्रगामी बोल देंगे और जो बच्चा बाद में पहुंचेगा उसको क्या बोल देंगे, पश्चगामी बोल देंगे। आई बात समझ में? ठीक, अब इनको दर्शाने के लिए जो अग्रगामी होता है इसको हम लोग लीडिंग, ठीक, लीडिंग राशि बोलेंगे और जो पश्चगामी है उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग राशि बोलेंगे। ठीक, और इन दोनों के बीच में अब आप भी समझ गए होंगे कि एक पहले पहुंचती है दूसरी बाद में पहुंचती है, तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण तो जरूर बनेगा। ठीक, उसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, थीटा से, कि इन दोनों राशियों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बना वह हम थीटा के माध्यम से दर्शाते हैं कि कौन सी राशि कितने डिग्री अग्रगामी है या पश्चगामी है। ठीक, जो हमारी अगली हेडिंग है वह है विद्युत धारा का वेग। ठीक, जो विद्युत धारा का वेग है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जो हमारी विद्युत धारा है वह 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी को क्या कर लेती है, तय कर लेती है। और यही जो वेग है वह प्रकाश तरंगों का, रेडियो तरंगों का और ऊष्मीय तरंगों का होता है। ठीक, मतलब कहें तो विद्युत धारा का और प्रकाश का जो वेग है वह लगभग क्या होता है, बराबर